हाँ, तो ऐसे तो हम लोग कहाँ यहाँ तक देख चुके थे संलयन तक इधर, लेकिन फिर भी हम जो रिवीजन कर रहे हैं उसमें इस वाले पार्ट को थोड़ा सा हम कवर कर लेते हैं ताकि आपका ध्यान है ना उस पे रहे। ठीक है, किस पे? तो हम जो बात कर रहे हैं किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, यहीं से हम थोड़ा वैलेंसी निकालने के लिए भी सीख जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो बात करें कि वैलेंसी निकालने के लिए हमें तोड़ना सीखना है। तोड़ने के लिए एक जनरल सी बात हम कर लें, है ना, आपके समक्ष जनरल सी बात कर लें कि यह 20 लिखा हुआ, 20 तक यह लागू होता है। तो 20 तक में क्या करना है, इसको तोड़ना है तो 2, 8, 8 और 2 जोड़ करके देखें तो कितना हो गया ये आपका 20 हो गया। इसी वे में आपको तोड़ना है, यानी कैल्शियम तक। ठीक है, अब हम ले लेते हैं मान लो कि एक हाइड्रोजन का, तो इसके बाहर में कितना है, एक ही। दो लिया तो दो, तीन लिया तो दो फुल हो गया। अब अगला क्या, एक। चार लिया तो दो दो, पांच लिया तो दो तीन, छह लिया तो दो चार, सात लिया तो दो पांच, आठ लिया तो दो छह, नौ लिया तो कितना, दो सात। ठीक है, 10 लिया तो दो आठ, 11 लिया तो दो आठ और कितना हो जाएगा, एक। 12 लेंगे तो दो आठ और कितना, दो। 13 लेंगे तो दो आठ और कितना, तीन। उसी तरह से, है ना, हम क्या करें, 14 ले लें। ठीक है, उसी तरह से हम इधर नीचे लिख देते हैं, या ऊपर ही लिख दें, ऊपर ही लिख दें। 14 कितना होगा, दो दो, चार। आठ और कितना, चार। फिर 15 के लिए दो आठ पाँच, पाँच। 16 के लिए दो आठ छः, 17 के लिए दो आठ सात, सात। 18 के लिए दो आठ आठ, 19 के लिए दो दो आठ। आठ आठ एक, 20 के लिए दो दो आठ। आठ आठ। यहीं तक लगाना है। यहीं से अब सीखते हैं हम क्या, वैलेंसी। तो वैलेंसी यानी संयोजकता, संयोग करने की क्षमता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, संयोजकता यही मेन चीज है ना। कई लोग को इसी कारण से पूरा केमिस्ट्री है जो भारी लगने लगता है। तो देखिए, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जो सबसे बाहर में रहे, सबसे कहाँ रहे, बाहर में। ठीक है, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या होता है, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, है ना, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी समझ लीजिएगा, और वैलेंसी, तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दो तीन रहे, उसका वैलेंसी भी वही होगा, एक दो तीन। जिसका वैलेंसी चार रहे, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार रहे, वैलेंसी चार होगा, मैक्सिमम चार तक जाएगा। है ना, जो हम लोग जिस लेवल की पढ़ रहे हैं, बाकी तो पढ़ेंगे 11 12 वाले में तो थोड़ा सात तक चला जाता है, वो अलग बात है। अब देखिए यहाँ, जिसके बाद हम कक्षा में 5 6 7 रहे, तो इसका जो वैलेंसी निकालना है, 8 में से घटा देंगे 5 6 या 7। अब देखिए 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा,
10 है ना। 8 में से अब घटाएंगे 5 तो 3 आएगा, फिर 6 घटाएंगे तो 2, 7 घटाएंगे तो 1 आएगा। मतलब समझ रहे हैं, यहाँ भी 1 2 3 का ही माजरा है। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए तो 8 में से 8 घटाएंगे तो 0। 0 और यही इनर्ट गैस का होता है। इनर्ट गैस किसी के साथ संयोग करने का क्षमता नहीं रखता है ना, संयोग करने का क्षमता नहीं रखता है। अब देखिए, अच्छा जिसके देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 है ना, वह मेटल होगा, धातु। जनरली 5 6 7 रहेगा तो नॉन मेटल होगा। और जहां पे कितना हो जाए, 8 हो जाए, कैसा गैस होता है, इनर्ट इनर्ट गैस। गैस। तो देखिए यहाँ पे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, यह क्या है, आर्गन। अच्छा इसका बताओ वैलेंसी कितना होगा, 0। 8 में से 8 गया तो 0 है कि नहीं, कंबाइन नहीं करेगा। अच्छा इसके बाह्यतम कक्षा में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है अगला का, तो वैलेंसी कितना होगा, 1 1। अच्छा बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो मेटल की नॉन मेटल, मेटल। है ना, यह मेटल होगा यानी धातु होगा। अगला देखिए कैल्शियम, बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी कितना होगा ये बताइए। तो ये दोनों का दोनों क्या है, मेटल। मेटल। अच्छा यहाँ देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो, 5 6 7 वाला, तो क्या होगा, नॉन मेटल। मेटल, है ना, नॉन मेटल होगा। अच्छा वैलेंसी कितना, 8 में से 7 को घटाएंगे 1 कितना होगा, 1। ठीक है, घटाना पड़ रहा है ना, तब आ रहा है, निगेटिव रेडिकल का पार्ट हो जाएगा। जिसका ऐसे ही दिख जाए पॉजिटिव रेडिकल का पार्ट होगा। 6 घटाए कितना 2 आएगा, 2। तो पूछे 16 किसका एटॉमिक नंबर है, सल्फर का। सल्फर चल मेटल है कि नॉन मेटल, नॉन मेटल। नॉन मेटल होगा। वैलेंसी 2। चलो इसको बताओ, 1 2 3 है यहाँ, तो जिसके बाद हम कक्षा में 1 2 3, वह क्या होगा, मेटल। अब वैलेंसी मेटल भी क्या होगा, वही रह जाएगा इसका, 1 2 3। 3 लेकिन यहाँ देखो एक और है, 2 8 4, जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो, वैलेंसी वही होगा। और सब मेटल। वह सब मेटल होगा। सब मेटल कहने का मतलब उप उप धातु। धातु होगा। ये जनरल बात है, लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी हैं जो कि आगे हम देखेंगे। अब देखो यहाँ 2 और 8 है, 8 आ गया तो कैसा गैस, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस है, वैलेंसी कितना होगा। 0। अच्छा ये देखिए 5 6 7 है, देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, सब क्या होगा, नॉन मेटल। नॉन मेटल। इसका कितना होगा, 3 वैलेंसी। इसका बताओ, 2 दो वैलेंसी। दो इसका वैलेंसी एक 1 होगा। ये देखिए बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी भी 4 होगा, लेकिन 4 पे क्या होना चाहिए, सब क्या होना मेटल। चाहिए, सब मेटल। लेकिन यह सब मेटल नहीं है, यह क्या नॉन है, नॉन मेटल। नॉन मेटल। और देखिए जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, क्या होना चाहिए, मेटल। मेटल। लेकिन यही, है ना, लेकिन यह वाली तो मेटल है, लेकिन यह वाली क्या है, सब मेटल। एक्सेप्शन है ही। ठीक है, बोरोन को याद रखिएगा, सब मेटल। कार्बन 4 है, होना चाहिए था कायदे से क्या, सब मेटल, लेकिन है नॉन मेटल। और 3 देखिए लिथियम, 4 बेरिलियम मेटल। बाकी देखिए अब फिर यहाँ से 1 2 3 होना चाहिए था मेटल, 1 2 है तो, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है यहाँ भी। यह क्या है, हाइड्रोजन गैस, है ना, लक्षण है पूरा का पूरा
मतलब ये देखने से लग रहा है लेकिन इसका लक्षण नॉन मेटल वाला है। दूसरा देखिए हीलियम है, होना चाहिए था क्या मेटल इसके अनुसार, लेकिन यह है कैसा गैस, नॉट गैस। इनर्ट गैस। ठीक है, तो इनर्ट गैस में एक्सेप्शन है हीलियम। और नॉन मेटल जिसके बातम कक्षा में 5 6 7 होना चाहिए वो हाइड्रोजन के साथ नहीं है। तो क्या इतनी बातें क्लियर है ना? क्लियर है सभी को वैलेंसी कैसे निकलता है? यस। एक सिंपल हाँ। वे में चीजों को हमने आपको समझाया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए हम लोगों ने पढ़ा था आइसोटॉप्स। आइसो का मतलब सेम, टॉप का मतलब एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो जाए वो आइसोटॉप होगा। पढ़ा हम लोगों ने हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होगा, ड्यूटेरियम के पास 1 न्यूट्रॉन होगा और ट्रिटियम के पास 2 होगा। और यह रेडियो एक्टिव है, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव है। हाइड्रोजन का ही क्या है, आइसोटॉप है। आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास अलग अलग हो जाता है ना? मतलब समझ रहे, सब हाइड्रोजन का ही है लेकिन सबका मास अलग अलग है। अच्छा हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो हमेशा से सेम ही होगा। एटॉमिक नंबर सेम मतलब इसकी संख्या सेम, प्रोटॉन की संख्या सेम, है ना? प्रोटॉन आपको सेम दिखेगा, प्रोटॉन सेम। बट बट किसमें डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? किसमें? न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। कार्बन का ही देखिए तो कार्बन 12 13 14, और इसमें कार्बन 14 का इस्तेमाल कार्बन डेटिंग में किया जाता है, जिससे फॉसिल्स का, फॉसिल्स मतलब समझते हैं जीवाश्म का, है ना? फॉसिल्स मतलब जीवा। जीवाश्म का क्या ज्ञात किया जाता है, आयु का निर्धारण किया जाता है, एज का डिटर्मिनेशन इसके थ्रू किया जाता है। इसकी विशेषता के बारे में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था कि आइसोटोप में क्या होगा कि इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होंगे। अलग। केमिकल प्रॉपर्टी सेम, रासायनिक गुण समान, भौतिक गुण अलग अलग। जैसे सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सब सेम होगा। क्योंकि न्यूट्रॉन अलग है ना, बाकी सब कुछ क्या है इसमें सेम है। न्यूट्रॉन अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, इसलिए आइसोटोप का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। लेकिन भारी है ना? भारी है तो इसके कारण से क्या दिखेगा अलग। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अच्छा इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो यूरेनियम 235 कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका इस्तेमाल होगा। कंट्रोल चेंज होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। क्वार्ट 60 का इस्तेमाल कैंसर के उपचार में, घेघा रोग के उपचार में, आयोडीन आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है ना? इसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, फ्यूज मतलब क्या होना, दो मिलना। तो दो छोटे नाभिक आपस में मिल जाते हैं और उससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, वही है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन टर्म को ध्यान रखना है। फ्यूजन मतलब संलयन, संलयन मतलब दोनों का क्या, कॉम्बिनेशन, दो जुड़ जाएगा। छोटे छोटे नाभिक जो होंगे आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और दोनों जुड़ करके एक बड़े वाले का निर्माण करेंगे। दोनों जुड़ने के बाद ये क्या करेंगे, बड़े वाले का निर्माण करेंगे। तो संलयन जो है ना, ये विखंडन के तुलना में, यानी विखंडन यानी क्या, आपका फिजन के तुलना में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है।
ठीक है, जैसे हाइड्रोजन बम जितना है हाइड्रोजन वाला, वो सब किस पे काम करता है? फ्यूजन टेक्निक पे काम करता है। हमें जो एनर्जी मिल रहा है सूर्य से, वह भी क्या है? आपका फ्यूजन ही है ना, वह भी क्या है? फ्यूजन ही। और यह जुड़ करके प्रोटॉन, अब प्रोटॉन जुड़ गया तो दुग हो गया ना प्रोटॉन, और दुग प्रोटॉन मतलब क्या? किसके जैसा हो जाता है वह? हीलियम के जैसा हो जाता है। और दोनों जुड़ करके खूब एनर्जी देता है, और इसी से पूरा दुनिया प्रकाशित है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन से ज्यादा एनर्जी मिलता है कि, फिजन से? तो क्या याद रखेंगे बताइए? न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन से ज्यादा मिलता है, यानी नाभिकीय संलयन से ज्यादा मिलता है एनर्जी। चलिए, अब यहीं से अब हम लोगों ने चीजों को रिवाइज कर लिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है क्या? नाभिकीय विखंडन। किस चीज को? नाभिकीय विखंडन को, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन को। किस चीज को? न्यूक्लियर फ्यूजन को। तो अब हम पढ़ते हैं क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, यानी नाभिकीय विखंडन के बारे में, है ना। फ्यूजन बोल दिया या फिजन? न्यूक्लियर फिजन के बारे में, यानी नाभिकीय विखंडन। अब देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन में जो हम लोगों ने पढ़ा, उसमें दो छोटे नाभिक आपस में जुड़ कर करके, दो छोटे नाभिक यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके आपका हीलियम बन रहा था। और इस टाइम एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसमें क्या है कि बड़े नाभिक टूट कर करके, और किसमें? छोटे नाभिक में टूट जाते हैं। तो इसमें क्या है कि बड़े भारी नाभिक, हेवी एटम क्या हो जाएंगे? आपके टूट जाएंगे। हेवी एटम टूट जाएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस में, न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस में, हेवी एटम के न्यूक्लियस जैसे कि यूरेनियम, यह टूट जाते हैं दो हल्के न्यूक्लियाई में। और इससे क्या होता है? मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, बहुत मात्रा में एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है, जिसमें मेनली यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है, और कई बार प्लूटोनियम का भी प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोग करंट अफेयर में भी पढ़ रहे थे, और हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि थोरियम सबसे ज्यादा इंडिया में, है ना। थोरियम से भी, है ना, एनर्जी प्राप्त किया जा सकता है। यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। थोरियम सबसे ज्यादा इंडिया में, जो कि मोनाजाइट से प्राप्त किया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि थोरियम जो है आपका किससे मिलता है, कौन से ओर से मिलता है? तो मोनाजाइट से, जो कि कहाँ देखने को मिलेगा? केरला के मोनाजाइट सैंड। लेकिन डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट फिजन संभव नहीं। इसको क्या करना पड़ेगा? इस थोरियम को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और तब फिर इसका इस्तेमाल है जो किया जाए, ठीक है। अच्छा, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका फीजन जो होता है ना, वह इजी होता है और सस्ता होता है। इसमें देखेंगे कि यूरेनियम 235 है, ये आप देख रहे हैं यूरेनियम 235 है। इस पर क्या करवाया जाता है? न्यूट्रॉन का बमबारी करवाया जाता है।
है ना। कभी खेले होंगे गिट्टी वाला ही खेल, ऐसा रखा रहता है, अब बॉल से मारते हैं, क्या हो जाता है, बिखर जाता है। तो वैसा ही यह यूरेनियम 235, इसको मारा जाता है तो ये दो पार्ट में क्या होगा, बट जाएगा। ठीक है, दो पार्ट में बट जाएगा। ठीक है, दो हल्के नाभिक में क्या होंगे, टूट जाए। ठीक है, और यह प्रोसेस, फिर यह न्यूट्रॉन जो मिलेगा तो ये क्या करेगा, फिर तोड़ेगा, है ना। ये जो न्यूट्रॉन है फिर इनको तोड़ेगा, फिर एनर्जी मिलेगा। जब टूटता है तो खूब एनर्जी, हीट प्रोड्यूस होता है, और ये लगातार चलते रहता है ना। ये न्यूट्रॉन निकलता जाएगा, इसको तोड़ता जाएगा, फिर इसको तोड़ेगा, फिर इसका जो पार्ट आएगा उसको तोड़ेगा, है ना, फिर इसको तोड़ेगा। यानी सब क्या होते रहता है, टूटते रहता है। ठीक है, यही यदि अनकंट्रोल्ड हो गया तो यही किसका काम करता है, एटम बॉम्ब का काम करता है, एटम बॉम्ब का ही काम करता है। और यही कंट्रोल्ड हो गया तो यही किस में इस्तेमाल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने, है ना, बिजली के उत्पादन में इसका प्रयोग हो गया। समझे। तो बिजली वाला क्या है, कंट्रोल चेन रिएक्शन है, ये चेन बन जाता है। जैसे देखो अब एक न्यूट्रॉन है, ये मारने पर तीन तीन न्यूट्रॉन निकलेगा। ठीक है, ये फिर क्या करेगा, इसमें ये तीन तीन न्यूट्रॉन जब निकलता है तो दो को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है, नहीं तो समझ रहे हो तबाही मचा देगा एकदम। फिर तीन निकलेगा, फिर तीन निकलेगा, फिर तीन निकलेगा, है ना, और तोड़ता जाएगा, तोड़ता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, बहुत कम ही यूरेनियम से बहुत लंबे समय तक, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को क्या प्रोड्यूस किया जा सकता है या जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि बड़े नाभिक टूट करके छोटे नाभिक में टूट जाते हैं, टूट करके एनर्जी देते हैं। तोड़ने वाला कौन है, तोड़ने वाला, बोलो, तोड़ने वाला न्यूट्रॉन। क्लियर है ना आपके विखंडन में कि भारी, है ना, क्या, भारी नाभिक क्या होते हैं, दो हल्के नाभिक में टूट जाते हैं। इससे भारी मात्रा में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। इस्तेमाल मेनली किसका किया जाता है, यूरेनियम में यूरेनियम 235। क्या कारण है कि 35 का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह जो है ना, इजली, कौन, यूरेनियम जो 235 है वह इजली क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, इजली टूट जाता है, भारी मात्रा में, और सस्ता भी पड़ता है इसके लिए। फिर और भी हम लोगों ने बात किया कि यूरेनियम के अलावा किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, प्लूटोनियम का। भारत में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है, थोरियम का। थोरियम से डायरेक्ट नहीं, इसको किस में बदलना पड़ता है, यूरेनियम 233 में। हमारे यहाँ ऐसा रिएक्टर ही नहीं है, दिक्कत यह भी है। दुनिया बनाएगा नहीं, उसके पास टेक्नोलॉजी है, बना सकता है, लेकिन किस लिए बनाएगा, उसको तो यूरेनियम मिला हुआ है। ठीक है, तो यूरेनियम 233। अच्छा, थोरियम किस से, मोनाजाइट से। अभी चाइना है जो थोरियम वाला टेक्निक खोज लिया है। चलिए, इसमें देखिए जैसे यूरेनियम 235 टूटा, है ना, यूरेनियम 235 है जो टूटा, किसके प्रहार से, न्यूट्रॉन के प्रहार से। दो हल्के नाभिक में टूट गए। अब यह वाली याद रखना है आपको, एक तो बैरियम 141 और एक क्रिप्टन वाला है 92। ठीक है, बैरियम और क्रिप्टन। और ये जब क्या होगा, इसको जोड़ोगे आप तो 141
और 92। कितने हो गए? कितने? 233। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? जो बचा हुआ न्यूट्रॉन है ना, अब क्या करेगा? हल्का हल्का है, ये क्या करेगा? इन सबको तोड़ेगा, फिर यह टूटेगा तो ये सब टूटेंगे, और ये लगातार प्रोसेस क्या होता जाता है? चलता जाता है ना। यह लगातार चलता जाता है, और इसी को कहते हैं, है ना, यदि चलता जाए तो समझिए कि अनकंट्रोल्ड। और अनकंट्रोल्ड रहे तो बम, कंट्रोल रहे तो इलेक्ट्रिसिटी वाला। चलिए अब देखिए इसमें कि इसमें हम लोगों ने देखा कि यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, और यहीं से चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। यदि यह चेन रिएक्शन क्या हो? कंट्रोल्ड हो। कंट्रोल हो तो किसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया जाता है? इसमें मॉडरेटर का इस्तेमाल होता है, कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल होता है, कूलेंट का इस्तेमाल होता है। इसमें देखेंगे तो क्या है? मॉडरेटर। अब देखो बहुत तेज होता है तो कंटेनर के अंदर ही रिएक्शन होता है, यदि बहुत तेज होगा तो कंटेनर फाड़ उड़ देगा। समझे? तो इसको स्लो डाउन करने के लिए बीच में नहीं होता है कि बैरियर रख दो आप, तो थोड़ा चीजें स्लो हो जाती है। ब्रेकर नहीं लगा दिया है तो वैसा ही समझिए। इस हाई स्पीड न्यूट्रॉन जो रिलीज होता है फ्यूजन से, वह क्या थोड़ा स्लो हो। तो मॉडरेटर किसको स्लो करता है? हाई स्पीड न्यूट्रॉन को यह स्लो डाउन करता है। हाई स्पीड न्यूट्रॉन को क्या करता है? आपका ये स्लो डाउन करता है। इसके रूप में D2O का इस्तेमाल होगा, और H2O का इस्तेमाल होगा, ग्रेफाइट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, यानी हेवी वाटर, नॉर्मल वाटर और ग्रेफाइट। यह याद रखना है कि मॉडरेटर के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन? D2O, H2O और ग्रेफाइट। कंट्रोल रॉड के रूप में बात करें तो ये जो ज्यादा नहीं बोले कि जब एक मारेगा दो और मिल जाता है, पहले है 3 टोटल हो जाएंगे, और इस प्रकार से क्या होंगे, है ना, इस प्रकार से क्या होगा, उसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो एक्सेस न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल रॉड जो है एब्जॉर्ब करता है, ताकि विस्फोट ना हो। और यह बना होता है बोरोन का, कैडमियम का, इंडियम का। बोरोन, कैडमियम, इंडियम। बोरोन, कैडमियम, इंडियम का कंट्रोल रॉड मॉडरेटर के रूप में D2O, H2O या ग्रेफाइट होगा। कूलेंट देखिए, कूलेंट क्या करता है? कूल माने ठंडा करना। तो बहुत ज्यादा हीट जब जनरेट हो जाता है, ठीक है, फिर तो पिघल उगल जाएगा। तो यही कूलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। तो होता क्या है कि कूलेंट कहाँ दिया जाएगा? यह कूलेंट गुजारा जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर से। तो जो पानी रहेगा वो किसमें? भाप बन करके उठता है स्टीम के रूप में, और वही स्टीम टरबाइन को क्या करता है? रोटेट करता है। टरबाइन को रोटेट करता है, और इसी से बिजली पैदा होती। कूलेंट के रूप में हेवी वाटर या, है ना, लिक्विड सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मॉडरेटर के रूप में D2O, H2O है। कंट्रोल रॉड के रूप में बोरोन, कैडमियम, इंडियम है। कूलेंट के रूप में
कौन है? हेवी वाटर और लिक्विड सोडियम। सोडियम। ठीक है, लिक्विड सोडियम। यह याद हुआ। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल हम जनरली करते हैं। इसमें कूलेंट यानी मंदक, कंट्रोल रॉड या नियंत्रक छड़े, सॉरी मॉडरेटर यानी मंदक, कंट्रोल रॉड, नियंत्रक छड़ और शीतलक। मंदक के रूप में भारी जल या नॉर्मल जल या ग्रेफाइट। नियंत्रक में कैडमियम, बोरोन और इंडियम है। शीतलक के रूप में भारी जल या लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। मंदक का काम क्या है बताओ? न्यूट्रॉन को धीमा करना। नियंत्रक का काम क्या है? न्यूट्रॉन को सोख लेना। शीतलक का काम क्या है? अधिक एनर्जी को सोख कर बाहर निकालता है। ठीक है, बाहर निकालता है। अब देखिए यूरेनियम से संबंधित कुछ बातें जो है, प्राकृतिक रूप से जो यूरेनियम मिलता है वो दो प्रकार का मिलता है। एक 238 जिसमें 99.3% क्या यूरेनियम होता है, लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें विखंडन नहीं होता है। और यूरेनियम 235 जो है ना, यह 0.7% ही पाया जाए। और यही मेन ईंधन है, मेन यही है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? 235 चाहिए। तो क्या किया जाता है? ज्यादा मात्रा में 238 है, तो फिर 238 से 35 को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है ना। और फिर इसके परसेंटेज को है जो बढ़ाया जाता है। इसी को यूरेनियम इनरिचमेंट कहते हैं। जैसे अभी ईरान का जो मुद्दा चल रहा था, उसमें किसका? 235 का इस्तेमाल वह क्या कर रहा था? बढ़ा रहा। ठीक है, 235 का इस्तेमाल बढ़ा रहा। तो देखेंगे कि 3 से 5%, यदि आप 235 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो समझिए कि आप बिजली बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यही नॉर्मल सिलेंडर कहा जाता है कि जो 20% से ऊपर जाने लगा, समझो कि उसका टारगेट है बनाना परमाणु को। और हथियार बनाने के लिए चाहिए 90% या उससे अधिक। 90% या उससे अधिक चाहिए। और ईरान कहां तक पहुंच गया है? 60% तक। और इसी को लेकर करके अभी खाड़ी देश में युद्ध छिड़ा हुआ था कि परमाणु बम बना लेगा तो बाकी के लिए असुरक्षा का माहौल हो जाएगा, और भी अमेरिका का प्रभुत्व को चैलेंज भी मिलेगा। इसी कारण से अमेरिका, देख रहे होंगे क्या, बम मार दिया बहुत सारा, है ना। यहाँ डीजल पेट्रोल का सबके यहाँ समस्या है, गैस का समस्या है, सब इसी कारण से। ठीक है, कि जब बना लिया बम तो फिर डरेगा नहीं। समझे? तो बताइए, नेचुरली सबसे ज्यादा यूरेनियम 238 पाया जाता है, 99.3%। काम की चीज है यूरेनियम 235 वाला। और इसको सेपरेट करना अपने आप में क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, तो जब आप 3 से 5% इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब समझिए कि क्या जनरेट करना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए कितना? 90% या उससे अधिक चाहिए हो। यूरेनियम कितना बना? ये ईरान कितना? 60% से अधिक कर लिया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि इंडिया में यूरेनियम की खदान कहाँ है? जाडू गोड़ा। ठीक है, जादू गोड़ा में क्या है? आपका यूरेनियम का खान। ठीक है, कहाँ? झारखंड। यूरेनियम का खान है झारखंड के कहाँ? जादू गोड़ा में। इस बात का ध्यान आप रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो यूरेनियम से संबंधित बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात तब आती है यानी सब आइसोटोप के अंतर्गत हम देख रहे थे। ठीक है, अब बात आती है किसकी? आइसो बात। किसकी बात आती है? आइसो बात की। आइसो मतलब क्या हम लोगों ने सीखा भाई? कि आइसो का मतलब सेम होता है
है ना। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और बार का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास। यानी जिसका सेम क्या हो, मास नंबर हो, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, तो वही है जो आइसोबार यानी समभारिक कहलाता है। समभारिक मतलब द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु संख्या भिन्न, यही है समभारिक। जैसे आप आर्गन को ले लीजिए, तो आर्गन देखिए 18 परमाणु संख्या है, लेकिन द्रव्यमान 40 है। पोटेशियम को आप ले लीजिए, तो पोटेशियम क्या है, एटॉमिक नंबर 19 है, लेकिन देखिए द्रव्यमान संख्या 40 40। है ना। द्रव्यमान संख्या क्या है, 40 है, समझे। तो द्रव्यमान संख्या क्या है, सेम, परमाणु अलग अलग संख्या है। अच्छा 20 देखिए कैल्शियम, इसका भी 40। तो तीनों देखिए 18, 19, 20, तीनों का परमाणु संख्या तो अलग है, लेकिन द्रव्यमान क्या है, सेम। द्रव्यमान सेम, सेम। इसी को कहा जाता है समभारिक। ठीक है, तो समभारिक में एक ही तत्व नहीं होंगे, सबके परमाणु अलग अलग होंगे, परमाणु संख्या अलग होगी, लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम होंगी, है ना। भौतिक गुण समान होंगे। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, सब मोटा के 40 पे चला गया, लेकिन रासायनिक गुण क्या होगा, अलग अलग। अलग होगा। इसमें प्रो परमाणु संख्या अलग है, मतलब प्रोटॉन का संख्या अलग है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ेंगे तब जा करके आपका क्या होता है, सेम, या बनेगा। मतलब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जब सेम नहीं है तो न्यूट्रॉन भी सेम नहीं होगा, यानी तीनों का तीनों क्या होता है, इसमें अलग अलग होता है। ठीक है, तो बताइए यह बात क्लियर है सबको, क्या क्लियर है या नहीं। बोलिए कि आइसोबार मतलब सेम क्या, सेम मास नंबर होगा। ठीक है, सेम मास नंबर होगा। अच्छा, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे, सेम मास नंबर होगा, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, लेकिन अलग इसका केमिकल प्रॉपर्टी होगा, और इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या होंगे, अलग अलग अलग। होंगे। ठीक है, अब देखिए, ये वाला होप कि एकदम बात सब समझ पा रहे होंगे। यदि इससे स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप कर पाएंगे। अब देखिए अगला है आइसोटोन। आइसो मतलब सेम, और टोन यानी न्यूट्रॉन की बात कर रहा है, यानी सेम न्यूट्रॉन नंबर हो, लेकिन डिफरेंट प्रोटॉन नंबर हो। डिफरेंट प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, लेकिन प्रोटॉन सेम होना चाहिए। जैसे देखिए ऑक्सीजन कितना, 16 है, और नाइट्रोजन 17 है। अब जरा बताइए इसमें कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 मतलब प्रोटॉन भी 8, लेकिन नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 यानी प्रोटॉन 7। अच्छा, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो 8 प्रोटॉन तो 8 हो गया, और 7 है तो 7 हो गया। 16 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे द्रव्यमान 16 है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने पे आता है, तो प्रोटॉन यहाँ 8 है, और यहाँ 8 है, तो 8 8 16 हो गया। इसका देखिए 15 है, लेकिन इसका यहाँ, यह 7 है और यह कितना 8 है, 8 7 15, तो देख रहे हैं दोनों में क्या सेम हो गया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। तो जहां न्यूट्रॉन सेम हो जाए, है ना, जहां न्यूट्रॉन सेम हो जाए, ये नहीं देख रहे हैं, मास में से एटॉमिक नंबर को घटा दीजिए, 16 में से 8 घटाइए 8, यह क्या है, न्यूट्रॉन ही तो है। 15 में से 7 घटाइए 8, यह न्यूट्रॉन ही तो है, यानी न्यूट्रॉन क्या हो गया, सेम। और न्यूट्रॉन सेम हो गया। इसी को क्या कहते हैं, आइसो, है ना, आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसोटोनिक, आइसोटोन, आइसो न्यूट्रॉनिक इसी को
बोल दिया जाए। अब देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटॉन सेम यानी एटॉमिक नंबर सेम तो आइसोटोप, मास नंबर सेम तो आइसोबार, न्यूट्रॉन सेम आइसोटोन। अब अगला क्या है, इलेक्ट्रॉन सेम वाला। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसमें देखिए जैसे N3 है, N3 माइनस है, मतलब समझ रहे जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 7 होंगे। लेकिन देखो 3 माइनस है इस पे, माइनस यानी कर्जा, कर्जा यानी किसी से ले लिया है, तो किसी से लिया तो क्या हो गया, 7 और 3 10। 10। वैसा ही ऑक्सीजन को देखिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, और यहाँ O2 माइनस है, 2 माइनस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, और 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। Mg2 प्लस, प्लस मतलब किसी को दे दिया है 2 इलेक्ट्रॉन, और दे दिया है मतलब उसके पास तो 10। 2 है नहीं। अच्छा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, 2 दे दिया है तो कितने, 10 हुए। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का 13 होता है एटॉमिक नंबर, 3 दे दिया, 13 में से 3 चला गया तो 10। सब में क्या देख रहे हैं, इस सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन, 10 10 है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रहे तो इसी को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सम इलेक्ट्रॉनिक। तो क्लियर है, सम न्यूट्रॉनिक मतलब मास में से घटा दीजिए, यानी यहाँ पे दोनों में देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन सेम है। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें सेम होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, सेम। कैसे हम लोगों ने देखा, तो नाइट्रोजन है भैया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉन भी 7, लेकिन इन पर 3 माइनस है, मतलब 3 को है जो किसी से लिया है, यानी इसके पास टोटल कितने हैं, किसी से ले लिया, 7 मेरे पास पहले से था, 3 हमने ले लिया तो 10 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन कितने, 8, 2 हमने ले लिया तो हमारे पास हो गया 10। Mg2 प्लस है, प्लस माने देने वाला है, ठीक है, 12 थे 2 दे दिए, 10 बचे। यहाँ एल्युमिनियम के पास 13 थे 3 दे दिए, 10 बचे। सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब यह सेम इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, सेम इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, इसका मतलब है कि सब इलेक्ट्रॉनिक। हम इलेक्ट्रॉनिक है, नहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आई होप कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट क्लियर होगा, क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम एटॉमिसिटी पे, ठीक है। अब देखो यह टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, इसी को एटॉमिसिटी कहते हैं, ठीक है। क्या बोला कि किसी भी अणु में मौजूद परमाणुओं की कुल संख्या, किसी भी अणु में मौजूद परमाणुओं की कुल संख्या को हम परमाणुकता कहते हैं। जैसे आप ऑक्सीजन का एग्जांपल आप ले लो, तो ऑक्सीजन को जब आप लिखते हो तो क्या लिखते हो भैया, O2 लिखते हो। O2 है मतलब ऑक्सीजन कै गो है, 2 गो है। तो इसका मतलब है कि इसकी एटॉमिसिटी यानी परमाणुकता कितनी हो जाएगी ऑक्सीजन की, तो 2 हो जाए। उसी तरह से यदि नाइट्रोजन आपसे पूछा जाए, N2 है ना, N2 है तो क्या होगा, इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्लियर होगा। अब देखो आर्गन, आर्गन इनर्ट गैस है, अकेले रहता है। हीलियम इनर्ट गैस है, अकेले रहता है। तो इसी को बोला जाता है, जो अकेले रहे ना, इसको मोनो एटॉमिक कहा जाता है ना, मोनो एटॉमिक तो कहा जाता है।
लेकिन ऑक्सीजन के पास अभी हम लोगों ने बात किया कि O2 के फॉर्म में है, इसको क्या बोला जाएगा? डाई एटॉमिक, द्वि परमाणु। हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में है तो क्या होगा? डाई एटॉमिक। नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में है, डाई एटॉमिक। क्लोरीन Cl2, डाई एटॉमिक। फास्फोरस P4 क्या बोला जाएगा? टेट्रा एटॉमिक, 4। सल्फर S8, तब 4 के बाद जो भी हो जाएगा ना उसको सबके लिए क्या बोल गया? पोलियोटॉमिक, यानी बहुत सारा उसमें है। तो बोलिए, आर्गन एक परमाणु होगा, हीलियम एक, ऑक्सीजन की बात किया O2 तो क्या बोलोगे? द्वि, है ना। हाइड्रोजन H2 तो क्या बोलोगे? द्वि, है ना। नाइट्रोजन N2 क्या बोलोगे? द्वि, है ना। क्लोरीन Cl2 क्या बोलोगे? द्वि। इसके बाद फास्फोरस का P4 चतुर परमाणु, और गंधक सल्फर का क्या बोले? S8 तो क्या बोलेंगे? बहु परमाणु। क्लियर? चलिए, यह बात क्लियर। अब देखिए, हमें आगे चर्चा करनी है थोड़ी सी मोल कंसेप्ट पे। ठीक है, मोल संकल्पना। इसमें देखिए, अभी तो इस पे बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह नहीं करेंगे हम, वो सभी थोड़ा सा जान लीजिए, फिर समय मिलेगा तो क्वेश्चन हम करेंगे, उस समय भी इसकी चर्चा करेंगे। मोल कंसेप्ट यानी मोल संकल्पना, यह क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा को बताता है। पदार्थ की किस चीज को बताता है? मात्रा को बताता है। और कहा जाता है कि किसी पदार्थ के एक मोल में, मतलब नहीं, मतलब यूनिट होता है, जैसे एक दर्जन बोलते हैं तो एक दर्जन केला बोल दिया इसका मतलब 12, तो ऐसा ही एक मोल कुछ भी बोल दे, इसका मतलब है कि समझिए कि उसमें इतने पार्टिकल्स हैं। इसी को है जो एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, यानी 10 का पावर 23, 6.022 गुना 10 का पावर 23, ये एवोगाड्रो नंबर है। यह मोल कंसेप्ट की बात। इसके लिए फॉर्मूला है कि मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, या फिर संख्या दे दे कण का संख्या, द्रव्यमान तो द्रव्यमान, कण की संख्या तो एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, इसी को कहा जाता है एम। एन मतलब मोल, मोल को एन कैपिटल एन से डिनोट कर लेते हैं। एम मतलब द्रव्यमान किसका हो गया? दिया हुआ है। फिर एन जो हो गया ये मॉलिक्यूलर मास हो जाता है, एम कैपिटल वाला। और फिर कण की संख्या एन, और एवोगाड्रो नंबर को N0 से डिनोट करते हैं, जो कि आपका 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो यह आपका फॉर्मूला है। सिंपल सी बात की कि मोल कंसेप्ट में कुछ नहीं, यह पदार्थ की मात्रा को बताता है, कोई चीज है कितना। ठीक है, यह अपने आप में एक फंडामेंटल यूनिट है, बेस यूनिट है एसआई सिस्टम का। जब 7 आप पढ़ते हैं उसमें से एक इसे भी पढ़ते हैं। एक मोल यदि पदार्थ की मात्रा की बात करेगा, एक मोल मतलब समझ जाइए कि 6.022 इंटू 10⁻23 की बात की जा रही है, जो कि एवोगाड्रो नंबर है। तो मोल बराबर क्या होता है? गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास, या गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, यानी स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, और एन बटा एन मतलब यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, मोल मत समझ लेना। और यहाँ क्या है? एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो इस पे बुक से भी आप न्यूमेरिकल एक दो बनाएंगे तो आपका दिमाग है जो खुल जाएगा। याद रहेगा पदार्थ की मात्रा मोल के थ्रू। ठीक है, एक मोल में कितना? एक मोल बराबर एवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। बाकी यदि, है ना, जो रहेगा वही उसमें लगा देना है यूनिट। मोल की संख्या बराबर फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला पूछे तो दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, या कणों की संख्या बटा एवोगाड्रो नंबर, यही इसका क्या है? फॉर्मूला
बाकी इसके बारे में हम क्वेश्चन करेंगे तो कवर करेंगे, ठीक है। चलो, तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो कि यानी नाइन्थ वाला पार्ट ही कंप्लीट हो चुका है आपका, है ना। नाइन्थ की केमिस्ट्री खत्म, इतना से ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब हम चर्चा किस पे करेंगे, टेंथ वाली पार्ट पे, ठीक है। क्योंकि अभी हम शुरुआत है उसकी करेंगे, मतलब दोनों को कॉम्प्लीमेंट कर देगा, अभी जैसे नाइन्थ का कुछ पार्ट और टेंथ का कुछ पार्ट, दोनों कन्वर्ज करेगा किसमें, पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट में। क्योंकि अभी आप एटम वगैरह के बारे में आपने पढ़ा है ना, सेम चीज को वहां पढ़ लेंगे, जो कि इसी से मिलता जुलता होगा। थोड़ा फार्मूला वगैरह लिखने के लिए हम वहीं से सीख लेंगे, तो फिर यह कॉम्प्लीमेंट होकर के कंप्लीट हो जाएगा। और तब है जो टेंथ की फिर 4 चैप्टर बचेगी, जिसे कवर कर लेंगे तुरंत।